मार्च 2026 तक गोल्ड 1,60,000 के आसपास होगा। अभी जो दृष्टि है कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि है तीसरी, तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब उस दृष्टि से एग्जिट करेंगे तो मार्केट राइज करेगी। फिर उसके बाद जैसे ही 15 मई के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगी, राहु भी उसको पुश करेंगे, एक इल्यूजन मिलेगा लोगों को। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, ये साल बहुत ही इंटेंस साल है। बड़े बड़े प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं। राहु गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, केतु गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, जुपिटर भी गोचर कर रहे हैं 14 मई को मिथुन राशि में। सैटर्न ने 29 मार्च को पाइसीज में गोचर किया है और ये साल ही मंगल का है, तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है इस साल की। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इन सभी प्लैनेट्स के गोचर से ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है, और जो लोग शेयर मार्केट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए टाइम पीरियड कैसा होगा। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं जिनसे आपकी मुलाकात बहुत बार हो चुकी है हमारे शो पर। आई वेलकम प्रशांत कपूर जी। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग रंगोली। एंड दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सो इसी से शुरुआत करते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं कि 2025-26 मैं इस तरह से लेके चलूँगा कि हम मार्च 2026 तक लेके चलें। बिकॉज़ जब भी हम ज्योतिषीय गणना करते हैं तो क्योंकि मुझे मालूम है रंगोली आप खुद ज्योतिष के स्टूडेंट रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी ज्योतिष की। तो जब भी हमारे विश्लेषण होते हैं तो वो हमारे संवत के हिसाब से होते हैं। जैसे इस बार क्या संजोग बना कि 29 मार्च 2025 को विक्रमी संवत 2082 भी उसी दिन शुरू हुआ। शनिदेव जी की ट्रांजिट भी उसी दिन हुई मीन राशि में। एंड उसी दिन आप सोचिए कि शनिदेव जी के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी उसी दिन था। 3 ट्रांजिशन एक ही समय में। तो इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ विश्लेषण दिए थे और मार्केट के बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी। और देखिए वही चीज़ें होती जा रही हैं। और जो व्यूअर्स पहले भी पुराने पॉडकास्ट देख चुके हैं आप लोगों के साथ, तो मैंने कहा था कि गोल्ड अचानक ही 1 लाख पर पहुंच जाएगा। आप देखिए पीछे अगर इंक्लूडिंग जीएसटी बात करें तो 1,01,000 के आसपास प्राइस पहुंच गया था। MCX 98 मान के चलें। अब थोड़े से करेक्शन होने शुरू हुए हैं। ऐसी गणनाएं मैं पहले भी देता रहा हूं, लेकिन तब लोग कहते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स जस्ट अ जोक। बट हुआ ये। और आज से जब मैं 1.5 वर्ष पहले कहता था कि गोल्ड 1 लाख के ऊपर चला जाएगा 2025 में, तो जस्ट लोगों को ये लगता था कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, शादी विवाह लोगों को गोल्ड पहनना होता है, कैसे लोग परचेजिंग करेंगे, और ये ऐसा मेटल है जो कि एवरेज प्राइस में रहेगा। अब जैसे सिल्वर के बारे में भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि अभी 90,000 1 लाख के बीच में इट्स ट्रैवलिंग। सिल्वर के ऊपर भी मैं प्रेडिक्शन नेक्स्ट टाइम दूंगा आपको कि कब बड़ा राइज करेगा। अभी तो मैंने गोल्ड के ऊपर मैंने एक गणना की है जो मैं देख सकता हूं कि मार्च 2026 तक गोल्ड 1,60,000 के आसपास होगा। आई नो इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि ये गणना मैं मेरी पुरानी जो भी विश्लेषण दिए हैं और जो सटीक हुए हैं उनके आधार पर कर रहा हूँ। क्या प्लेसमेंट थी प्लैनेट्स की उस टाइम? देखिए सबसे बड़ी गणना है, रंगोली आप खुद ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप देखिए ये जो मैंने आधार बनाया था जैन 2025 में भी मैंने वीडियो दिया था। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि गोल्ड 1 लाख अभी होने वाला है कुछ दिनों में। सिंपल से पैरामीटर थे, सूर्य का वर्ष है, सूर्य का वर्ष, और सोचिए राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य। सूर्य क्या है? गोल्ड, मेटल, येलो मेटल, अथॉरिटी, पावर, राजाओं के परस्पर युद्ध होना। तो देखिए दुनिया में क्या चल रहा है अभी, इसको हम दूसरे पॉडकास्ट में कवर करेंगे। इट्स अ टफ टाइम और वो चीज़ें होती चली गई। तो सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य राजा है और वो अपने संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सूर्य से संबंधित जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं, मसाले वगैरह, ऊन के वस्त्र वगैरह, येलो मेटल में जैसे गोल्ड आ जाता है, गुरु से भी प्रभावित होता है गोल्ड। जुपिटर इज गोल्ड। तो सूर्य क्या करेगा? जो गोल्ड है उसे राइज करेगा। और राइज क्यों करेगा? क्योंकि सूर्य को युद्ध करवाने हैं राजाओं के बीच में। जब भी कन्फ्लिक्ट होंगे, जब राजा लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि जनता को प्रिय नहीं होंगी,
देखिए, अब ट्रंप ने एक छोटी सी बात कही और पता चला गोल्ड 7-8% ऊपर चला गया या नीचे चला गया, जस्ट कहने की बात है। तो जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, किंग्स, जैसे ही कुछ ऐसी छोटी सी स्टेटमेंट देंगे, येलो मेटल के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और ये मार्च 2026 तक लगातार चलता चला जाएगा। ओके। और इसके बाद के टारगेट्स भी हाई हैं। तो गोल्ड का बढ़ना इसलिए भी तय है क्योंकि अभी जो आने वाला समय है, और ये प्रेडिक्शन मैंने आज से ऑलमोस्ट 17-18 माह पहले की थी हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, कि करेंसीज आने वाले समय में अपनी जो एक रूपरेखा है वो खो देंगी, एग्जिस्टेंस। जब करेंसी अपनी एग्जिस्टेंस खोती है, जो 2025 की मैंने बात कही थी, क्या बढ़ेगा रंगोली, आप खुद सोचिए। मेटल, येलो मेटल या सिल्वर। पहले भी तो जब एक्सचेंज सिस्टम था, विनिमय प्रणाली, कैसे करते थे लोग व्यापार, गोल्ड, जेमस्टोन, कोई किसी को धातु देता था तो कोई किसी को खाद्य पदार्थ देता था, तो इसी तरह से तो एक्सचेंज सिस्टम चलता था। तो अभी भी वही होने वाला है। अब लोग क्या करेंगे, शेयर मार्केट अभी ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चली गई है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था डे वाइज, हर माह की अंतिम तारीख को निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर का मैं डे वाइज डाटा देता हूँ कि किस दिन गोल्ड कितना ऊपर जाएगा, नीचे लुढ़केगा, या लेवल क्या होगा माह का, एक्सपायरी का लेवल क्या होगा। तो उसी बेस पे जो मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं, तो जो कैलकुलेशन बन रही हैं इस वर्ष में स्टॉक मार्केट की, अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट अभी भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, थोड़ी सी स्टेबल हुई है। ऐसा नहीं है। अब जैसे आज 3 मई है, अब थोड़े थोड़े झटके लगना शुरू होंगे। स्टॉक मार्केट विल गो डाउन टिल 15 मई। 15 मई के बाद फिर थोड़ी सी एक बेटरमेंट होगी स्टॉक मार्केट में, उछाल आएगा, एक स्टेबिलिटी बनेगी। नवंबर के आसपास फिर से झटके लगने शुरू होंगे। तो आप मान के चलिए मार्च 2026 तक स्टॉक मार्केट के लिए जो समय है बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो इनमें फेवरेबल महीने कौन से होंगे, अगर कुछ महीने हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो? फेवरेबल महीने जिसमें कि जब भी मरकरी कंबस्ट होगा बीच में, बेटर है कि उस समय को अवॉइड किया जाए। मरकरी का जो कंबशन होगा बीच में, और जो बेहतर समय होगा, अब देखिए रंगोली, ये जो गणना होती है, ये ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आज आपके साथ एक पॉडकास्ट हुआ, मैंने कोई डाटा दे दिया, लेकिन हर माह की मैं गणना करता हूँ कि इन अगले 30 दिनों में क्या होगा। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में हर 30 दिन की गणना डे वाइज देता हूँ मैं। सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, डे वाइज कितना होगा। और अगर मुझे कभी लगेगा कि आगे के 50 दिनों की भी गणना मुझे देनी है, तो वो भी मैं देता चला जाता हूँ लगातार। तो अभी इतनी महारत हासिल नहीं है कि मैं ये जो डाटा है कि निफ्टी जुलाई अगस्त में कितना होगा, अभी उतनी पकड़ नहीं है। आप सोचिए, पिछले 20 वर्षों का अभ्यास है मेरा, फिर भी अभी उतनी पकड़ नहीं बना पाया हूँ। लेकिन हाँ, इतनी पकड़ है कि 45 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा, उतनी पकड़ बन चुकी है। एंड आप खुद ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, महासागर है ये। बिल्कुल, सो वास्ट। बिल्कुल। ज्योतिष में जितने भी हमारी बुक्स हैं, उसमें कहीं स्टॉक मार्केट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर है कि इकोनॉमी कैसे गिरेगी, कैसे टूटेगी। अब उसको स्टॉक मार्केट में उन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई कैसे करते हैं, आप अपने तरीके से डीकोड कैसे करते हैं, मार्केट को स्टडी कैसे करते हैं, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को उसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। युद्धों की भी गणना करनी है आपको कि कोई युद्ध तो नहीं होने वाला है, अगर युद्ध होगा तो आपकी स्टॉक मार्केट का क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब युद्ध होगा स्टॉक मार्केट विल फॉल, गोल्ड आपका और सिल्वर आपकी ऊपर जाएगी। बिल्कुल। आई थिंक इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है ज्योतिष के अंदर। चाहे आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, चाहे आप किसी गुरु के अंदर सीख लीजिए, खुद की जो नॉलेज होती है ना, जो इनर विजडम, वो बहुत गाइड करती है आपको एक अच्छा ज्योतिष बनने में। ऑफलाइन जब आपने एक बात कही थी, आते ही अभी दर्शकों के सामने भी बात करते हैं, आपने एक बड़ी गहरी बात की थी कि ज्योतिष आपको चुनता है। बिल्कुल। आप ज्योतिष को नहीं चुनते हैं। तो ये ज्योतिष जब आपको चुनता है तो कहीं ना कहीं नेचर की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, पूर्व पुण्य या पूर्व पुण्य। यस, क्योंकि नेचर आपको कई बार होता है रंगोली, जब मैं कई बार गणना करता हूँ, बीच में टाई हो जाता है कि अब ये होगा या ये होगा, तो कई बार ना घंटों लग जाते हैं, आंसर नहीं मिलता कई बार। एंड आपकी बात सही है, कई बार ना फिर इंट्यूशन के साथ चलना पड़ता है, और इंट्यूशन सत्य होती हैं।
और कई बार तो ऐसी भी गणनाएं होती हैं जब इंट्यूशन वो सच हो जाती है, फिर उसके बाद हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने पहुंच जाते हैं कि आखिर ये प्रेडिक्शन हमारी सच हुई तो क्यों हुई। हाँ, ऐसा क्या मैंने सोचा था उस टाइम में। हमेशा कैलकुलेशन काम नहीं करती। एग्जैक्टली। सो ओवरऑल ये वर्ष बहुत ही क्रूशियल है, और जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं जिनको आज भी लगता है कि स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन विकल्प है पैसा कमाने का, मैं अक्सर से लोगों को कहता रहा हूँ कि बचिए, 2025-26 में बचा के चलें। बिकॉज सितंबर 2024 में भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी, जब मैंने कहा था कि निफ्टी 28-30% के आसपास फॉल करेगा। लोगों ने मजाक बनाया था कि नहीं, अभी तो 26,500 पहुंच गया है, अब तो 30,000 का टारगेट है। और उस समय मुझे मालूम है कि जो मेरे नोन थे, जान पहचान वाले लोग, मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, क्लाइंट्स हैं बहुत पुराने, दोस्त मित्र, मैंने मैसेज डाल दिया था सबको कि भाई मार्केट वनरेबल है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मेरी ये कह रही हैं, तो आई एम एग्जिटिंग। मैं अपना पोर्टफोलियो 95% सेल करने वाला हूँ। एंड सेम मैंने वीडियो भी दे दिया था हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज भी मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस, धन्यवाद आते हैं। यूट्यूब में मैसेजेस में कभी अगर आप भी देखें तो बहुत सारे कमेंट हैं लोगों के कि प्रशांत जी, आपकी वजह से हमने पोर्टफोलियो बेच दिया था, हमें फ़ायदा हुआ था। एंड जो लोग नए थे, जिन्होंने बाद में देखा, या पुराने भी कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आज भी वो पछताते हैं कि काश उन्होंने मेरी बात मानी होती। और तब मैंने ये भी बताया था कि अब जो पोर्टफोलियो का समय है मार्च 2026 तक, तो स्ट्रेटजीज बताई थी मैंने कि जहां आपको 3 से 5% प्रॉफिट मिलता है, बुक कीजिए, कम बैक फिर से कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं इसको। या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेहतर है कि आप एक बार ले लीजिए, छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ एक जैसे प्रेडिक्शन मैंने पहले की थी, आपको याद होगा इन दिनों में बहुत न्यूज़ चल रही है, जेंसल इंजीनियरिंग एक कंपनी है, गुड़गांव के कुछ सरदारों ने फॉर्म किया था, जिनकी वो एक गाड़ी की कंपनी भी, नाम भूल गया मुझे, ब्लू समथिंग, तो जो टैक्सी सर्विस चलती है, ब्लू स्मार्ट, यस, आई डोंट नो नाम कैसे दिमाग से निकल गया, तो ब्लू स्मार्ट एंड साथ में जेंसल इंजीनियरिंग। पीछे मैंने वीडियो दिया था कि मैंने बताया था कि 29 मार्च जैसे होगा, शनिदेव जी अपना पराक्रम दिखाएंगे, चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो 2-3 हज़ार पर होंगे और अचानक वो डीलिस्ट हो जाएंगे, जैसे विजय माल्या के टाइम पे हुआ था, किंगफिशर। आप सोचिए 10,000 का स्टॉक था। अब सोचिए कई लोग ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास 1 लाख स्टॉक्स थे किंगफिशर के। अब सोचिए जिसके पास 1 लाख स्टॉक हो और 10,000 का एक शेयर हो, अब सोच लीजिए कितनी जीरो लग गई। रंगोली, कैन यू इमेजिन, वो लोग बेच नहीं पाए थे जब लोअर सर्किट लगने शुरू हुए थे उसके ऊपर। आज भी जेंसल इंजीनियरिंग जिन लोगों के पास 2022 में जिन्होंने खरीदा था, बेच कहाँ पा रहे हैं। अभी आई थिंक 77 या 72 रुपये के आसपास पहुँच गया है। अभी 1.5-2 माह लगेंगे और ये 2-3-1 रुपये के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर ऑपरेटर गेम शुरू होगी। उसके बाद फिर ये होता ना कि ऑपरेटर्स को एक आइडिया होता है कि अब डेली 5% कमाना है, 5% गिराना है, तो ऑपरेटर इसको एग्जीक्यूट करेंगे शेयर्स को। ऐसे अभी और भी शेयर्स कुछ टूटने वाले हैं। इसलिए मैं व्यूअर्स के कहना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें शेयर्स में, सोच समझ के करें। ऐसे नहीं कि किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई ये कंपनी अच्छी है, आप इसमें पैसा लगा दो, आज ये 50 रुपये का शेयर है, ये 5,000 का बन जाएगा। बन भी जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो गिरने शुरू होते हैं उस दिन रुकते नहीं हैं। आपको भी डाउनफॉल आ जाता है। आपको डाउनफॉल मौका नहीं देंगे। एएमओ पे भी अगर सेल करने जाएंगे या मॉर्निंग में भी, इंसान ना परेशान हो जाता है, नींद उड़ जाती है रंगोली लोगों की कि मैं कब बेचूं अपने शेयर को, कैसे सेल होगा। डेली जब लोअर सर्किट लगते हैं लोग बेच नहीं पाते हैं स्टॉक्स को, और यही हालत कई लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अभी मेरे नोन कई लोगों के कि सर इफ़ यू कैन गाइड कि हम इसे बेचें कैसे। इसके लिए क्या कोई उपाय होते हैं, कोई जेमस्टोन, कोई दान, डोनेशन, यज्ञ? मैंने कहा भाई इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, वेट कीजिए चाहिए जब 3:30 पे मार्केट क्लोज होती है, 4:30 के आसपास ट्राई कीजिए, शाम को, रात को 11:30 बजे। दीज आर द टिप्स। सभी लोग जानते हैं कि कब एक्चुअली एएमओ पे अप्लाई करना है, फिर भी नहीं बेच पा रहे हैं लोग, डेली लोअर सर्किट लग जा रहा है मॉर्निंग में। ओके, तो अगर हम कंक्लूड करें 2025 से, अब मई आ गया है, मई से 2026 मार्च तक अगर हम कंक्लूड करें कि कौन से कुछ महीने हैं जहाँ पे बेनिफिशियल है इन्वेस्ट करना और कुछ महीने जहाँ बचना चाहिए? देखिए, जब भी मरकरी कंबशन होगा मार्च 2026 तक, वो समय हमें अवॉइड करना है। ओके।
तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। उस समय जितने भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैं उनको तो मालूम है कि उन्हें क्या करना है। वो अपना चार्ट पहले ही चेक कर लेते हैं, उन्हें मालूम होता है कि अब मार्केट कहाँ हो जाने वाली है। लेकिन गलतियाँ वही लोग करते हैं, वो कहते हैं ना, जो सबसे अच्छा तैराक होता है और जब गहरे पानी में उतरता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ट्रबल में वही होता है। तो ट्रेडर्स के लिए तो ये मैसेज है ही, और ट्रेडर जितने भी होते हैं आजकल ज्योतिष की गणना करके ही चलते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए बेसिकली दैट्स द बेस्ट टाइम। और लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बेटर है कि जैसे ही आपका मर्करी कंबशन की तरफ स्टार्ट होगा, आप पहले कुछ चीज़ें सेल आउट कर दीजिए, 10, 15, 20 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद फिर से बाइंग कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें नीचे लोअर रेट में मिलेंगी आपको। 8-10% आपके शेयर्स टूट चुके होंगे तब तक। और रही बात आगे और अच्छा होने की, जैसे 15 मई आएगी 2025, उसके बाद जुपिटर चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो अभी जो दृष्टि है कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि है तीसरी। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब उस दृष्टि से एग्जिट करेंगे तो मार्केट राइज करेगी फिर उसके बाद, और ये सिलसिला चलेगा आपका नवंबर तक। लेकिन मरकरी से हमें बचना है नवंबर के बाद। और देखिए इस वर्ष क्या होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति, ये जो समय होगा 2025 का, लोग याद करेंगे। रंगोली आप देखिए ना, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भी हैं, मिथुन में भी हैं, कर्क में भी जाने वाले हैं। सोचिए अक्टूबर नवंबर में 2025 में 3 राशियों को कनेक्ट करेंगे। और कर्क में तो एग्जॉल्ट ही होते हैं, एग्जॉल्ट और अतिचारी गति में होंगे। अतिचारी गति में आप सोचिए कि वर्ल्ड में कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट होने वाली हैं, इंस्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी गलतियां होंगी, एंड उनकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी लगेगा कि 4 दिन मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, 5वें दिन जो 4 दिन में जो धीरे धीरे 2 या 3% का डेली राइज मिला है, और पता चलेगा कि 5वें दिन अचानक 8-9% मार्केट नीचे चली गई। अब इसमें यह भी होता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि अभी राहु का भी प्रभाव आने वाला है 18 मई के आसपास। राहु मीन्स इल्यूजन। जैसे ही 15 मई के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगी, राहु भी उसको पुश करेंगे, एक इल्यूजन मिलेगा लोगों को लगेगा कि हाँ अब सब जो होना था हो चुका है, मार्केट स्टेबल हो गई है, आइए लोन लीजिए, पैसा लगाइए। और लोग इन्फ्लुएंस भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों ने बहुत मोटा बैंकों से उधार का पैसा, डेप्ट पे पैसा लेकर, लोन पे पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में लगाया है, और ये लोग डूबेंगे, क्योंकि राहु के इल्यूजन से कोई नहीं बच सकता। राहु का इल्यूजन आप समझते हैं, वो अच्छा दिखाएगा आपको, बढ़ेंगी भी चीज़ें। कोई व्यक्ति पैसा लगाएगा, उसका पैसा 20-25% राइज करेगा, लेकिन उसके बाद जो धमाका होगा, जब चीज़ें वही पर्टिकुलर शेयर्स गिरेंगे, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और देखिए एक बात और भी आने वाली है, राहु शनि की राशि में जब भी जाता है तो कुछ मॉरल चीज़ें भी करता है, क्योंकि राहु और शनि की मित्रता बहुत गहरी है। एंड राहु को वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट, सबसे एक्सट्रीम इंटेलिजेंट प्लैनेट इज राहु। माइंड का प्लैनेट है राहु, माइंड का प्लैनेट है। और राहु जब शनि की राशि में जाता है, इसकी इंटेलिजेंस के साथ साथ मॉरल चीज़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। देखिए उसकी एक शैडो है, इल्यूजन तो अपना देगा वो, लेकिन मॉरल सिस्टम को भी अपग्रेड करेगा वो यहाँ पर। क्योंकि अगर राहु की गणना की जाए तो राहु का जो पराक्रम है वो मंगल से भी भारी देखा गया है। जब हम एपिक में जाते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, समुद्र मंथन के बारे में पढ़ते हैं, अमृत के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से राहु केतु अलग हुए थे, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी का भी कवर करेंगे। स्वरभानु, यस। तो आप सोचिए कि राहु क्या करेगा अभी, और शनि के साथ मिलके चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। जेंसल इंजीनियरिंग जैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज अचानक ही फॉल करेंगी। तो इसलिए व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी गलत कंपनी में पैसा लगा दिया है और कहीं न्यूज़ सही नहीं आने वाली है, क्वार्टरली रिपोर्ट 3 या 4 वीक से गलत आ रही है, बेटर है कि अच्छे तरीके से स्टडी करें ऐसे शेयर्स को, अदरवाइज़ पैसा खो देंगे। सत्यम के साथ भी ऐसा ही हुआ था 2008 में, जब सत्यम गिरा था, आप सोचिए 4 रुपये शेयर आ गया था, और उन्होंने मार्केट में कुछ और बताया था, और जब सच बताया तो लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए थे। 2008 में भी सिमिलर सिचुएशन बनी थी, उस समय भी मार्केट गिरी थी। सेम सिचुएशन 2020 फ़ेब में भी बनी थी।
2023 में भी सिमिलर सिचुएशन स्मॉल सी बनी थी और 2024 में ये बड़ी सिचुएशन थी और बहुत पैसा गवा चुके हैं लोग इस समय में। बल्कि एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल जब भी मैं कुंडली देखता हूँ रंगोली जी, तो पेरेंट्स जिनके बच्चे मात्र 14-15 वर्ष के हैं मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों की जब कुंडलियाँ दिखाते हैं कि उनका बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो मुझसे पूछते हैं कि बताइए कि क्या वो मार्केट में अच्छा कर लेगा। आप सोचिए पेरेंट्स की इस तरह के क्वेश्चंस, तो मुझे समझाना पड़ता है उनको कि क्या आपका बच्चा कमाता है? जी नहीं, वो हम उन्हें उसे पैसा देंगे। तो उन पेरेंट्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि बच्चों को इस चीज़ में मत जाने दीजिए। बेटर है कि वो पढ़ लिख लें, अपना पैसा कमाएं, बच्चों को ये बताएं कि भाई आप पढ़ाई करो, अच्छे प्रोफेशन में जाओ, अच्छी जॉब लो या बिजनेस करो, खुद पैसा कमाओ, अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाओ, बल्कि ना कि माता पिता से पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाएं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने बिगड़ते हुए देखा, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को। अभी तक ऐसा एक भी केस मेरे पास नहीं है कि किसी बच्चे ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हों और किसी ने कमाए हों, बल्कि माता पिता के सारे पैसे गवा दिए हैं और वही बच्चे अभी डिप्रेशन का शिकार होकर घर पे बैठे हैं। उनका क्या कहना है कि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सूझ नहीं रहा है उन्हें कुछ, बिकॉज उन्हें एक हार्ड अर्न मनी तो नहीं, एक सॉफ्ट टारगेट मिल रहा था कि चलिए हम यहाँ पे 1 करोड़ लगाएंगे और ये 10, 20, 50 करोड़ हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा है ज़िंदगी में। तो एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि ऐसा ना करें। जब भी बच्चे इस तरह की बात करें तो एक ही बात बताइए कि भाई आप बच्चे लोग पैसा कमाओ एंड अपना पैसा फिर मार्केट में लगाओ, माता पिता से कुछ नहीं मिलेगा। आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा वो चीज़। सर, इसी से ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। जब पहले ऐसे बड़े ट्रांजिट्स हुए थे, जब शनि का गोचर हुआ था, जुपिटर भी मिथुन में गोचर कर रहा है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया था उस टाइम में और अब क्या चेंजेस आएंगे? हमें ग्लोबल इकोनॉमी में क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी? उस समय हर्षद मेहता जैसे स्कैम्स भी निकल कर आए थे, अगर आपको मालूम होगा। उस समय उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया था, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था स्टॉक मार्केट के ऊपर से। फिर लोगों ने गोल्ड बाई करना शुरू किया था, गोल्ड की कीमतें बढ़ी थी, प्रॉपर्टी राइज करना शुरू की थी। क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों का वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि क्या स्टॉक मार्केट सही है भी या नहीं है, और वही प्रभाव अभी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। बट क्या है ना, जब भी राहु आता है तो वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो मतलब रिविलेशंस होंगे, बहुत लोगों के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, ऐसा अगर मैं बोलूं। अभी देखिए कुछ कंपनी, जैसे मैंने कहा ना कि अब कुछ कंपनीज गिरेंगी जिन्होंने अपना गलत पोर्टफोलियो दिखाया है, गलत तरीके से प्रॉफिटिंग दिखाई है कंपनी की। ऐसे बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं अगले 1.5 वर्ष तक। मार्च 2026 तक तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन पूरा 2025 और 2026 ये वो समय रहेगा, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन रहेगी ये स्टॉक मार्केट के लिए। सो इस समय में वही लोग बचेंगे जिन्होंने कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स लिए हैं, ऐसी कंपनीज जो भारत में पिछले 40-50 वर्षों से जमी हुई हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, PSU स्टॉक्स, ठीक है, फिर आपके अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स, फिर आपके डिफेंस की स्टॉक्स की तो मैं हमेशा ही बात कर रहा हूँ पिछले 1.5 वर्षों से, कि जैसे मंगल 2026 सितंबर को भारत की कुंडली में मंगल की महादशा आएगी। आप सोचिए, मंगल मतलब डिफेंस, पराक्रम और जितने भी मेटल से संबंधित व्यवसाय हैं, तो सबसे बड़ा क्या है मंगल का, वेपन्स बनाना। तो आज जो लोग डिफेंस की कंपनीज में पैसा लगा देंगे, आई अंडरस्टैंड कि इस समय डिफेंस के स्टॉक्स थोड़े से वो एक लोअर सिचुएशन पे हैं, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। ये बढ़ने शुरू होंगे जब दिवाली आएगी 2026 की, और वो इतने ऊपर चले जाएंगे। देखिए जैसे अभी गोल्ड की बात हुई है ना, गोल्ड को लोग आज पकड़ नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनकी शादी नज़दीक थी, गोल्ड बनवाना था, बनवा नहीं पा रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलेगी अक्टूबर 2026 के बाद, जब डिफेंस के स्टॉक्स बहुत भागेंगे। और डिफेंस के स्टॉक्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि सोच समझ के, गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज भी हैं, कुछ अच्छे पुरानी एग्जिस्टेड कंपनीज हैं, नई कंपनीज के बारे में भी प्रॉपर तरीके से स्टडी करें कि क्या उसमें पैसा लगाना सही है, गलत है। तो अच्छे स्टॉक्स चुनना ज़्यादा बेहतर है। कई लोगों को लगता है कि, जैसे मैं अक्सर मेरे वीडियोस में पेनी स्टॉक्स की बात करता हूँ, रंगोली कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिनके बारे में मैंने कई दोस्तों को 2020, 21, 22 में अभी भी बताता हूँ। मैं कंसल्टेशन जब देता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल, तो कुंडली के 5th हाउस से कनेक्शन बनाता हूँ मैं,
कि किन लोगों को कौन से स्टॉक्स बाई करने चाहिए। अगर पेनी स्टॉक्स भी कुछ 2, 5 या 10 लेने चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ये होता है 2 या 3 रुपए का स्टॉक होता है और कई बार वो 3000, 500, 1000 कहीं पे भी पहुंच जाता है। अब सोचिए, दैट्स कॉल्ड हिडन एसेट विच गेट कनेक्टेड फ्रॉम 5th हाउस टू 8th हाउस। आपको मालूम है 8th हाउस इज ए हिडन एसेट एंड हिडन लॉसेस। मिस्टीरियस, यस। तो जब 5th, 8th, 9th, 11th का कनेक्शन बनेगा तो ऐसे लोगों को हिडन एसेट्स मिलेगी। लेकिन अगर सेकंड के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा तो हिडन एसेट तो मिलेगी लेकिन चली भी जाएगी, और सेकंड के साथ कनेक्शन बनेगा तो वो स्टोर भी हो जाएगी कहीं ना कहीं। दैट्स कॉल्ड सिंपल एस्ट्रोलॉजी। तो कई बार मैं पेनी स्टॉक्स की हमेशा बात करता हूँ, आज भी मैं लोगों को गाइड करता हूँ, बट नॉट एवरीबडी। कई लोगों का लक इतना ख़राब होता है कि यह थोड़ा सा कोई चीज़ गिरी नहीं, पेनी स्टॉक 2 रुपये का मान लीजिए 1 रुपये 70 पैसे गया नहीं, दे विल सेल इट आउट, एंड उसके बाद जो अपर सर्किट लगना शुरू होता है तो 12-15 रुपये पे पहुंच जाता है। अब आप सोचिए ना रंगोली, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका लक था ही नहीं स्टॉक मार्केट में, जबरदस्ती भीड़ चाल कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली BMW, स्टॉक मार्केट से ली, चलिए मैं भी पैसा लगाता हूँ। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी, घर बेच दिए कि हम सारा पैसा स्टॉक में लगाएंगे, लेकिन यू नो दे गेट पैनिक इट, दे आर नॉट मेंट फॉर इट। नो, शेयर थोड़े से नीचे गए नहीं, रात को नींद उड़ गई। इसी से आई एम श्योर कि हमारे बहुत से व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है स्टॉक्स में और अगर वो शुरू करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स बता सकते हैं उनकी कुंडली में कि ये स्टॉक मार्केट उनके लिए अच्छा होगा? बिल्कुल बता सकता हूँ, बताइए। उनकी कुंडली में सबसे पहला प्लेसमेंट उनका 5th हाउस। 5वां घर होता है आपका स्पेकुलेशन एंड स्टॉक मार्केट का, प्रोस्पेरिटी का भी वही हाउस है। तो 5वां घर स्ट्रांग होना चाहिए। सर्वाष्टक में स्कोर 28 से ऊपर होना चाहिए। ओके। जितना ज़्यादा सर्वाष्टक का स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा उन लोगों को स्टॉक मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। और मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस भी आएंगी, आई नो अभी व्यूअर्स अपनी कुंडली स्टडी करना कोशिश करेंगे कि उनका सर्वाष्टक में स्कोर कितना है। उनका सर्वाष्टक भी उन्हें बता दीजिए कि कैसे देखें। सर्वाष्टक आप जब भी कोई अपनी कुंडली देखेंगे, ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें नंबर दिए होते हैं हर हाउस के, जो कि मिनिमम आपके 14-15 तक चले जाते हैं और मैक्सिमम आपके चले जाते हैं 50 तक। तो आपको वो देखना है, तो उसी के भाव के साथ ही नंबर दिए होते हैं। सर्वाष्टक नाम से कुंडली होती है। तो मान लीजिए अगर किसी का फिर भी कमज़ोर है सर्वाष्टक, भाव बल कम हो गया, तो उसको भावेश को देखना है कि भावेश कहाँ पर चला गया, या क्या 5th हाउस के ऊपर कोई बहुत अच्छी दृष्टियाँ तो नहीं हैं, और दृष्टियाँ उन प्लैनेट्स की तो नहीं हैं जो 2nd, 9th और 11th हाउस के साथ कनेक्टेड हैं, और 10th की भी कोई एसोसिएशन है, और वो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, लगन के मित्र प्लैनेट्स हैं, एंड आपस में जो उनकी मित्रता है, एसोसिएशन है, बहुत अच्छी है। वो पंचदा मैत्री चक्कर में भी वो अधिमित्र बन चुके हैं। तो ऐसी भी कोई प्लेसमेंट अगर 5th हाउस को कनेक्ट करेगी तो भाव बल कमज़ोर होने के साथ साथ, मतलब भाव बल तो कमज़ोर हो गए लेकिन बेनिफिट जातक को जरूर मिलेगा स्टॉक मार्केट से। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि आप किसको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना चाहिए, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस या कमोडिटीज़। अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अगर आपका 5th हाउस स्टेबल है, स्टेबल राशि में चला गया है, एंड उसका जो लॉर्ड है वो भी स्टेबल राशि में चला गया, डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ पीपल दे कैन गो फॉर ट्रेडिंग। अगर एसोसिएशन अच्छी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्टेबल। उन्हें बात पता है 20-30% लॉस हो गया है, शांति से बैठेंगे, वो टेंशन नहीं लेंगे, आराम से रात को सोएंगे भी। वो उन्हें मालूम है कि उन्हें 4 दिन के बाद क्या करना है, दे विल चेंज देयर स्ट्रेटजी। लेकिन आप सोचिए ना, कहीं लगन आपका कर्क लगन हो गया, सबसे चंचल लगन है, और मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा वर्स्ट रहा है कर्क लगन के लोगों के लिए कि जब भी उनका चंद्रमा एफ्लिक्शन में कहीं 6th, 8th, 12th में चला जाए, या मान लीजिए कहीं राहु भी कहीं प्रभावित कर दे, चंद्र ग्रहण योग बन जाए, बस मार्केट ऊपर जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है और पैसा लगाएंगे, मार्केट गिरनी शुरू हुई नहीं, सब पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, लॉसेस बुक कर लेते हैं अपने लिए। दिस इज़ कॉल्ड कि आपका चर लगन, चंचल हो जाते हैं ऐसे लोग, मार्केट के फ्लो के साथ चलते हैं वो। आप सोचिए ना कि जो समझदार लोग होते हैं, मार्केट गिरती है तो दे कीप ऑन बाइंग, और गिरेगी तो और नीचे से बैलेंस करेंगे। ये लोग ऐसा नहीं करते, मार्केट ऊपर जाती है तो बाइंग करते हैं, और ऊपर जाती है फिर बाई करते हैं, तो गलतियाँ करते हैं ऐसे लोग।
और अगर 5th हाउस की एसोसिएशन अगर 4 राशियों के साथ हो गई तो आपको मालूम है कि ऐसे लोग गलतियां करेंगे और फिर ऐसी गलती करेंगे या तो डिप्रेशन में जाएंगे या तो इस मार्केट में कभी कूदेंगे नहीं। द्विज स्वभाव लगन वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है कि नवांश कैसा है, दशांश कुंडली कैसी है, षष्ठ्यांश कैसी है, और वहाँ पे स्टेबिलिटी कहीं उन वर्गों में ज़्यादा बढ़ गई तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर ट्रेडिंग, इंट्राडे वगैरह एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। अदरवाइज बचना चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर प्लैनेट्स की बात की जाए तो कि अगर किसी कुंडली में अगर ये प्लैनेट स्ट्रांग है तो उसका इंक्लिनेशन होगा या फिर वो अच्छा परफॉर्म करेगा? वीनस स्टॉक मार्केट के लिए। मरकरी तो देखिए वो तो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के बिना तो कोई भी काम नहीं चलेगा जिंदगी में। मरकरी का अगर इंटेलिजेंस कुंडली में ना हो, कितने भी अच्छे प्लैनेट्स क्यों ना हो पूरी कुंडली में, तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल है। सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हुए देखा है मैंने मिथुन लगन एंड कन्या लगन वालों के लिए। ये मैंने आपका भी कुछ लगन ऐसा ही होगा, मिथुन लगन होगा आपका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, आंखें बंद करके आराम से सोचेंगे, क्योंकि इनका मरकरी प्लैनेट एक तो लग्नेश है, और कहीं अगर कन्या लगन वालों का अगर लग्नेश कहीं 8th हाउस में चला जाए, अब आप सोचिए ना, लोग क्या कहते हैं कि लग्नेश अष्टम में चला गया तो वो इंसान को पीड़ा देगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कन्या लगन वाले लोग, जिनको मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, जैसे मई 1977 के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जहाँ पर लग्नेश मरकरी अष्टम घर में चला गया है एंड वहाँ पर राहु के साथ एसोसिएशन बनी हुई है। राहु का इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन इंटेंसिफाई कर देगा, मरकरी लग्नेश अष्टम में एंड आप सोचिए ना वो, और उस समय शनि भी उस समय चल रहे थे कर्क राशि में, तो कर्क राशि के शनि आप सोचिए उसका उनकी दृष्टि कहाँ पे जा रही है, भाग्यस्थान में, तो भाग्येश को कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और वृषभ राशि मित्र राशि को देख रहे हैं। ऐसे मेरे पास 14-15 कुंडलियाँ आई हैं। तो कई बार क्या होता है ना, एक केस स्टडी आती है तो आपको दूसरी कुंडली में कुछ ज़्यादा गणना करने की जरूरत नहीं होती, आप बोल देते हो कि भाई आपने स्टॉक मार्केट से 20-30 टाइम पैसा कमाया। लोग कहते हैं कि जी हाँ, मैंने सिर्फ 10 लाख लगाए थे, मैंने 3-4 करोड़ रुपये बना लिए मात्र 4-5 माह में। ये वो कॉम्बिनेशन हैं। एक तो मरकरी 8th हाउस में क्या कर रहा है, लग्नेश इंटेलिजेंस मरकरी की, राहु का एक्सपेंशन पुश, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और वो सच काइंड ऑफ पीपल दे डोंट गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। ऐसे लोग कोर्सेज नहीं करेंगे मार्केट में कि चले गए स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स कर लिया, फिर लोगों को सर्टिफिकेशन दिखाई, डिग्री दिखाई, देखो मैं गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट, जी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे नेचुरली आएगा उनके अंदर ये। 2-4-10-20 वीडियोस देखेंगे, कुछ आर्टिकल स्टडी करेंगे अच्छे लोगों के, अपनी 2-3 दिन पढ़ाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, मार्केट में हिट कर देंगे। सुबह 10 लाख लगाएंगे, शाम को 50 लाख निकाल भी लेंगे। ऐसा करते हैं ये लोग। तो राहु का भी बहुत बड़ा रोल है ना? राहु का तो रोल सबसे बड़ा है स्टॉक मार्केट में। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो वीनस अकेला कुछ नहीं करेगा। अगर वीनस तो वैसे भी राहु को सपोर्ट करता है, वीनस के साथ कहीं राहु की एसोसिएशन, और वीनस और राहु का मरकरी के नक्षत्रों में चले जाना, तो आप सोचिए ना वो कितना अपलिफ्ट करेगा जातक को। तो राहु मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। और अब देखिए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रंगोली, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास। कई कुंडलियाँ तो दिमाग में होती हैं, ऐसे कई बार कुंडलियाँ आती हैं तो कुछ देखने की बात ही नहीं होती, बस आपको बता देना होता है सामने वाले को कि भाई आप अपना लक स्टॉक मार्केट में ट्राई कीजिए। ऐसे कुछ लोग हैं मेरे क्लाइंट्स जो बहुत ही एक नॉमिनल जॉब, जिससे वो कहते हैं ना घर चल रहा है, आज से 20 साल पहले उस समय उनकी मात्र इनकम थी 12 या 15 हज़ार माह की। आज उनकी एक दिन की इनकम होगी 2 से 3 CR। और जब मैंने उन्हें कहा था कि स्पेकुलेशन सूट्स यू, जस्ट ट्राई इट, तो लोग ट्रस्ट करते हैं ज्योतिषियों के ऊपर। दे ट्राइड 100% केसेस में। जिन को मैंने कहा कि आप इस मार्केट को ट्राई कीजिए, आपका ये लक है, लेके आएगा। आप कुछ भी करेंगे, आप गलती भी करेंगे और मार्केट आपके फेवर में आ जाएगी। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो मार्केट या तो नीचे ऊपर जाएगी तो आपके फेवर में चली जाएगी, क्योंकि लक जो चलता है आपका साथ में। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने बहुत एडवाइस दी कि आप इस मार्केट से बाहर आ जाइए। दोनों तरह की एडवाइस देता हूँ। कुछ को मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आइए, कुछ को कहता हूँ कि बिल्कुल मत आइए। कुछ को तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी मना कर देता हूँ। क्यों होता है ना, आपको भी मालूम है रंगोली, जब आप एक अच्छे स्टॉक्स ले लेंगे,
मार्केट कितनी भी गिर जाए, आज निफ्टी 23,000 के आसपास फिर है, गिर के मान लीजिए 8,000 भी निफ्टी आ जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, डिविडेंड आपको आता रहेगा, शांत बैठे रहिए। लेकिन जिनका लक नहीं है ना, फिर गलतियां करेंगे। रोज़ पोर्टफोलियो देखेंगे, अच्छा आज इतना डाउन हुआ, आज इतना रेड है, इतना ग्रीन है। डेली आदत है उन्हें देखने की, जहां गलती हुई, कोई स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया नहीं 30-40%, दे विल सेल इट आउट। तो कुछ लोगों के लिए बना ही नहीं है, एंड पीपल नीड एक्सेप्टेंस, जो कि लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए, कई क्लाइंट्स मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं तो मैं स्ट्रिक्टली कह देता हूँ कि प्लीज़ इस मार्केट से आप बाहर आ जाइए और कुछ बेहतर कर लीजिए मार्केट में। आप उनको कहता हूँ मैं भी, आप प्रॉपर्टी में कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, या अपनी कुछ सर्टिफिकेशन कर लीजिए, जॉब में बेहतर कर लीजिए। तो ये सजेशन मैं कई लोगों को देता हूँ। इनफैक्ट हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में जो मैं वीडियो देता हूँ हर माह, वो मेंबरशिप बेस्ड हैं, तो छोटी सी नॉमिनल फ़ीस है मेंबरशिप की। तो मेंबर्स को भी, कईयों को मैंने रिक्वेस्ट की, आपसे सोचिए ना, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कभी आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, अभी पीछे 3-4 लोगों के कमेंट आए थे कि उन्होंने, एक व्यक्ति ने गोल्ड में मात्र 30-40 लाख रुपए लगा के 4.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट बुक किया पिछले माह में। एंड यू नो, दे वर अप्रिशिएटिंग अ लॉट। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 या 20 लाख लगा के ऑलमोस्ट 2 लाख ही बचे हैं उनके। अब आप सोचिए ना, क्लास में एक टीचर होता है, सभी बच्चों को एक ही तरह की गाइडलाइन तो देता है वो, रंगोली। आप सोचिए ना, जब टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ लोग अव्वल आते हैं, कुछ बच्चे, कुछ फेलियर्स भी होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, लेकिन टीचर वही है। तो वहाँ पर भी जो मैं एडवाइस देता हूँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो मेरी एडवाइस पर चलते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। सिंपल एडवाइस। कुछ लोग मेरी एडवाइस को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर जब कोशिश करते हैं, दे लूज़ मनी। और देखिए, ये ग्रह करवा देते हैं आपसे, जब आपका लक नहीं है ना, वो आपका दिमाग ख़राब करेंगे। ऐसे लोगों को मैंने हमेशा वहाँ पर कहा है कि मेरी मेंबरशिप एग्ज़िट कर दीजिए, कम आउट फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि दे बुक लॉसेस, तो स्ट्रिक्टली उनके लिए मेरा यही होता है कि नहीं, उनको नहीं रहना चाहिए ऐसी मार्केट में, कुछ और करना चाहिए। सो यही व्यूअर्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि मत कीजिए जो काम सूट नहीं करता है आपको, ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो क्या अब जो ये प्लेसमेंट्स हो रही हैं प्लैनेट्स की अगले कुछ सालों के लिए, कहीं ना कहीं क्या ये रिसेशन की तरफ भी इशारा कर रही है? भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनने वाला है, बनता चला जाएगा। दुनिया में मिडिल ईस्ट, यूरोप, पश्चिमी जितने भी देश हैं, आप देखिएगा अभी जैसे ही गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे, बहुत बड़ी मंदी की स्थिति देखने को मिलेगी आपको। गुरु जैसे ही कर्क राशि की तरफ मूव करेंगे, अभी अतिचारी स्थिति में होंगे। अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे अगस्त में बहुत ज़्यादा अतिचारी होंगे। दुनिया में आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी कि किसी कंट्री की इकोनॉमी पूरी फॉल कर गई। यूएसए में बहुत बड़ा रिसेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इस बार अगस्त के आसपास, या बिल्कुल ये जैसे डेट देना चाहूँगा, अगस्त 2025 के आसपास बहुत सारे लोग अपनी जॉब गंवाने वाले हैं यूएस में। देखिए, जब यूएस में लोगों की जॉब जाती है तो पूरी दुनिया में उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, भारत में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बार, क्योंकि भारत की कुंडली में प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इस तरह के हैं कि भारत अभी बढ़ेगा, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और ये अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ती चली जाएगी। जैसे चाइना की बात अक्सर हमेशा होती है। अब देख लीजिए ना, जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चली हैं, जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी आज से 10 माह पहले, एग्जैक्टली जो प्रेडिक्शंस दी थी, तो जियोपॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा बना है कि प्रेडिक्शंस को अपने आप उन चीज़ों ने मैच करवा दिया। और सोचिए, इस समय जो अभी टैरिफ वॉर चल रही है अभी यूएस एंड चाइना के मध्य, वो प्रेडिक्शन अपने आप सच हो गई। तो कहीं ना कहीं भारत ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही कोई वॉर लाइक सिचुएशन जैसे ही होगी, जैसे हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी, तो उसका इम्पैक्ट अभी निफ्टी पे आएगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं आएगा। और जो विदेशों में भारतीय चले गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट मैं पिछले 2 वर्ष पहले भी वीडियो कवर किया था, दे विल कम बैक। जॉब नहीं होगी उनके पास, वापस आना पड़ेगा अपने देश में। और सिचुएशंस ही ऐसी बन रही हैं, एज वी नो, कि भेजा जा रहा है। बिल्कुल। और जो बच्चे विदेशों में गए हैं पढ़ाई करने, कई पेरेंट्स को तो ये भी होता है कि उन्हें एक फॉरेन रिटर्न की एक स्टैम्प चाहिए पीठ के ऊपर कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ाई करके आया है, चाहे वहाँ पर कुछ भी लर्न करके ना आया हो। तो उन बच्चों के लिए जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आज भी अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो आई नो कि लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि विदेशों में बेहतर एजुकेशन होती है, बट
हमारे भारत में जो भारतीय बच्चे हैं, जो भारतीय जो कॉलेजेस हैं हमारे, बहुत कम साधनों में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर लेते हैं हम लोग। और रंगोली, जिसको पढ़ाई करनी होती है ना, जिसको रिसर्च करनी होती है, उसको बड़े बड़े कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं होती। उसका माहौल, आपस में इंटीग्रिटी, लोगों के साथ मिलना जुलना, अगर आपकी वो शिद्दत है ना, सोचा है आपने, तो आप कर ही लेते हो कुछ ना कुछ। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो विदेशों की बात आ रही है तो थोड़ा सा बचें, बिकॉज आगे जो युद्धों की स्थिति आएगी उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को विदेशों से वापस बुलाना भी। ऐसी स्थितियां अभी आने वाली, जैसा कोविड में हुआ था। बिल्कुल, कोविड में हुआ था, फंस गए थे। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी, वॉर होने से 8 माह पहले ही। तो जो पेरेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड थे उस समय, मेरे क्लाइंट्स थे, उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे हमारे यूट्यूब में, हमारे मेल इंजन में, व्हाट्सएप में। तो क्योंकि इतना समय नहीं होता है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल मेरी टीम ही मैनेज करती है, तो मैंने मेरी टीम से कह दिया था कि सबको कह दीजिए कि ये सिचुएशन Feb 2022 में बनेगी, जब शनिदेव भी ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में, तो रशिया विल अटैक ऑन यूक्रेन। तो कई लोग जो मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, 97% पेरेंट्स ने अपने बच्चों को या तो यूक्रेन भेजा नहीं था, या जिन्होंने फीस पे कर दी थी उन्होंने भी नहीं भेजा, या कईयों ने वापस बुला लिया था। तो आज भी वो लोग थैंक्स करते रहते हैं मैसेजेस के माध्यम से, कहीं ना कहीं, कि उन्होंने मेरा वीडियो फॉलो किया और उनके बच्चे बच गए थे वॉर सिचुएशन में। आप देखिए ना, हमारा एक देश का बच्चा साउथ का था, वॉर के समय में जान गंवा दी थी उस बच्चे ने, आपको मालूम होगा, वो न्यूज़ उस समय आई थी। ये सिचुएशन आगे भी बनेगी। और रही बात इकोनॉमी की, तो भारत इकोनॉमिकली अब बढ़ता चला जाएगा। भारत कोई नहीं पछाड़ सकता, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी वॉर लाइक सिचुएशन बने, भारत बढ़ेगा। अभी भारत की कुंडली में ये योग बन चुके हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच सर, इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट आज हमें देने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही यूज़फुल लगा हो आज का ये पॉडकास्ट। हमने ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस किया, हमने इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया, गोल्ड में, शेयर मार्केट का स्टेटस जाना। तो इतने बड़े गोचर हो रहे हैं इस साल, तो इम्पैक्ट तो बहुत कुछ आने वाला है सभी राशियों के ऊपर। बट आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट उतना ही बेनिफिशियल लगा हो। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके क्या क्वेश्चंस हैं सर को लेकर जो हम सर से पूछ सकते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।